Hello students, I am Basant Sahu from Bharati Group of College Durg, and we are discuss about today's chi-square test. Okay, chi-square test या इसी को हम क्या बोलते हैं, chi वर्ग परीक्षण कहते हैं. ओके, तो देखो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ दो ही जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके बीच में हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी के बीच कंपेयर करते थे. ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया या स्टैंडर्ड डेविएशन, इस प्रकार से. ठीक है, इन सभी में हमने क्या देखा है कि सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी के बीच हमने तुलना किया है, यानी कि कंपेयर किए हैं. ठीक है, लेकिन अब काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर दो या उससे अधिक, ठीक है, दो या उससे अधिक जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनकी हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करेंगे, करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर उसका एक वर्ग बनाते हैं. ठीक है, उसको हम स्क्वायर बनाते हैं. अब इस वर्ग में क्या होता है, वहां पर एक कॉलम रहता है, एक क्या होगा, रो रहता है. ठीक है, रो एंड कॉलम मिलके एक आपका एक क्या बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर बनता है. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध जो एक सांख्यिकीय है ना वेत्ता थे, जिसका नाम क्या है, कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन ने ही क्या किया है कि उन्होंने यह बताया कि जहां पर दो या उससे अधिक फ्रीक्वेंसीज होती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि प्रेक्षित बारंबारता और परिकल्पित बारंबारता है ना के बीच जो साम्य होती है उसी का अध्ययन किया जाता है. यानी कि हम यह कर सकते हैं कि कार्ल पियर्सन ने हमको यह बताया है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है उसी का हम स्टडी करते हैं. ठीक है, उन्हीं का स्टडी को ही हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट में हम उसको किससे डिनोट करेंगे, ऐसे देखो, काई स्क्वायर इस फॉर्म में हम उसको डिनोट करते हैं, या इंग्लिश में जैसे हम इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से काई. ठीक है, काई स्क्वायर ऐसे हम उसको लिख सकते हैं. ओके, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको इससे डिनोट करते हैं, एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है, हम अभी काई स्क्वायर टेस्ट कैसे करेंगे. ठीक है, जैसे कि हम अभी बताएं आपको कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच ही जो एग्रीमेंट होती है उसी को हमको निकालना होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि काई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यदि हम इसको फॉर्मूला का फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, यहां पर O क्या है, वेयर O मीन्स क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड E क्या है यहां पर, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये है, ये इसका फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर के लिए. ठीक है, इसी से हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच जो एग्रीमेंट होती है, जो साम्य होती है, उसी का हम स्टडी करते हैं, उसी का हम तुलना करते हैं. ठीक है, उसका तुलना, उनके बीच तुलना करने के बाद हम उसका टेस्ट करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे हम. ठीक है, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी की एक माप होती है. ठीक है, एक मेजर है. ओके, जिससे यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि दोनों में कितने क्लोजनेस है. ठीक है, दोनों के बीच कितने
सामंजस्य है या सामीप्य है, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्लोजनेस। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी में कितनी क्लोजनेस है, इसको हम काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा देखते हैं। और यही जो क्लोजनेस है वो आपका रियलिटी एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, दोनों के बीच में जो साम्य होती है उसको बता सकता है। ठीक है, हम मतलब ये बता सकते हैं वहां पर कि जो रियलिटी होती है और उनके बीच, उनके साथ साथ उसकी जो थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, दोनों के बीच में कितना ज्यादा क्लोजनेस है वो हम यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर यदि क्लोजनेस कम है, ठीक है, यहां पर यदि क्लोजनेस कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रियलिटी एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, रियलिटी एंड थ्योरेटिकल उनके अनुसार आपका टेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि क्लोजनेस ज्यादा है, ठीक है, यदि क्लोजनेस ज्यादा है, किसके बीच क्लोजनेस ज्यादा है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच यदि एग्रीमेंट ज्यादा है, सामीप्य ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर सार्थकता ये बताता है कि वह वास्तविकता यानी कि रियलिटी एंड थ्योरेटिकल है ना, उनके अनुसार लिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काई स्क्वायर रियलिटी एंड थ्योरेटिकल के बीच में सामंजस्य यानी कि एग्रीमेंट बताने वाली एक मेजर है। ओके, अब यहां पर एक मुख्य चीज ये है, किसी सिद्धांत के अनुसार या किसी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, किसी थ्योरी के बेस पे यदि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन, या हम इसको यूं बोल सकते हैं, किसी भी थ्योरेटिकल बेस के आधार पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की गणना, ठीक है, किसी थ्योरेटिकल बेस के आधार पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करना, गणना करना क्या कहलाता है, फिटिंग कहलाता है, यानी कि आसंजन कहलाता है। ओके, समझ आया यहां पर कि किसी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, किसी सिद्धांत के आधार पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की गणना की जाए तो वह फिटिंग कहलाती है, ठीक है, आसंजन कहलाती है। ओके, यदि वास्तविकता सिद्धांत के अधिक समीप है, ठीक है, यानी कि जो रियलिटी होती है वो थ्योरेटिकल के अधिक आपका सामीप्य है या समीप है, इसका मतलब फिटिंग अच्छा होगा, ठीक है, आसंजन अच्छा होगा। लेकिन यदि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी की रियलिटी और थ्योरेटिकल दोनों में सामीप्य, ठीक है, यदि दोनों में सामीप्य यानी कि एग्रीमेंट कम है, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वहां पर दोनों में फिटिंग खराब है, ठीक है, उसमें दोनों के बीच में आसंजन खराब है। ओके, तो इस तरह से हम ये जो ऑब्जर्व करते हैं, ये जो हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, गुडनेस ऑफ फिटिंग, ठीक है, यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की अच्छाई या बुराई का जो परीक्षण करते हैं उसी को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिटिंग, गुडनेस ऑफ फिटिंग या गुडनेस ऑफ फिट कह सकते हैं। ओके, अब आगे जैसे हम देखना चाहें तो इस प्रकार के जो काई स्क्वायर टेस्ट हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की जो कैलकुलेशन करके, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करके हम काई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट का हम उसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, और क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों की हम कैलकुलेशन करने के बाद हम काई स्क्वायर का वैल्यू
फाइंड कर लेंगे। ओके, फाइंड करने के बाद हम 5% या किसी अदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, के आधार पर हम उसका क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, काई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। काई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसका 5% में या उससे अन्य किसी अदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। अब यदि काई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, यानी कि काई स्क्वायर का यदि हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू को देखेंगे, और यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू का काई स्क्वायर का ऑब्जर्व वैल्यू एंड काई स्क्वायर का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, यदि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अधिक है, ऑब्जर्व वैल्यू बड़ा है, किससे, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो यहां पर हम जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसको सार्थक स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंस स्वीकार कर लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऑब्जर्व वैल्यू जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अधिक होती है, ठीक है, बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में हम उसको सार्थक मान लेते हैं, उसकी जो हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसके जस्ट उल्टा हो जाए, ठीक है, यानी कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम आ रही है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके जगह क्या करेंगे, हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और उसके आधार पे हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका काई स्क्वायर टेस्ट का एक जो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि काई स्क्वायर के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से केस में हम काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आपका जो डेविएशन होती है, डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच की जो अंतर होती है, ठीक है, दोनों के बीच की जो अंतर होती है उसी को हम डेविएशन कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यदि डेविएशन का आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस अधिक होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कंडीशन में आता है तो वहां पर आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशंस अधिक होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका 50 होना ही चाहिए नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। ओके, ये इसको फर्स्ट शर्त कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी सेल में, ठीक है, किसी भी सेल में आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम सेल बनाएंगे, ठीक है, सेल बनाएंगे मतलब उसको जो एक हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम उसको वर्ग बनाएंगे, यहां पर उसको एक वर्ग बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं काई स्क्वायर करके। ओके, तो किसी भी सेल में, इसको हम एक एक सेल कहेंगे, किसी भी सेल में इसकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम आपका 10 होना ही चाहिए। ठीक है, 10 आपका होना ही चाहिए। ओके, तो फर्स्ट केसेस क्या है आपका, यदि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल फॉर्म में है तो वहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन मिनिमम 50 होना चाहिए। ठीक है, एंड किसी भी सेल में आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कुछ शर्तें।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे अब, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर सेल बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि कॉलम भी हो सकता है, यहाँ पर कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर उसका रो भी रहता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कैपिटल एन, नंबर ऑफ सेल कैपिटल एन, ठीक है। अब यहां पर आपका नंबर ऑफ कॉलम एम है एंड नंबर ऑफ रो एन, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम एम है एंड नंबर ऑफ रो एन है, ठीक है। तो या फिर इससे पहले हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यदि सेल की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ सेल सपोज एन है, स्मॉल एन है और केवल एक ही आपका प्रतिबंध है, ठीक है, या तो उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन 50 हो सकता है या वहां पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 10 हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी एक कंडीशन में उनकी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, तो उस कंडीशन में वो एक नॉन वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पर दो प्रतिबंध देखे हैं, दो केसेस देखे हैं। फर्स्ट केस में क्या है आपका, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस मिनिमम 50 होना चाहिए एंड सेल में आपका फ्रीक्वेंसीज मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर दोनों में से कोई एक है, यदि दोनों में से कोई एक वहां पर केस है, तो उस कंडीशन में आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज नॉन वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। नॉन वेरिएबल होता है यानी कि अचर होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेंगे n-1, ठीक है। नॉन वेरिएबल के कंडीशन में हम उसको n-1 ले लेते हैं, ओके। लेकिन यदि जहां पर दोनों केस एक साथ आ जाती है, जहां पर दोनों केस एक साथ आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेंगे वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू आपको हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम -1, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रो, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ रो -1, नंबर ऑफ रो -1, ओके। यदि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम m है एंड नंबर ऑफ रो n है, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल हो जाएगा स्मॉल n-1 इनटू n-1, ठीक। तो जब दोनों कंडीशन, दोनों केसेस एक साथ होती है, दोनों प्रतिबंध यहाँ पर एक साथ है, तो उस कंडीशन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्रकार से फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि स्तंभों की संख्या, ठीक है, कॉलमों की संख्या -1 इनटू आपका रो, ठीक है, पंक्तियों की संख्या -1 कर लेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में हम काई स्क्वायर टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जब इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स होंगे तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि आपका डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है तो उस कंडीशन में हम कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम लोग। तो आइए देखेंगे एक यहां पर एग्जांपल देखेंगे, ठीक।
ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से हम उसका टेबल बनाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर जब आपका काई स्क्वायर टेस्ट इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, गुण स्वतंत्र के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट हो गया यानी कि गुण, ठीक है, ये हो गया आपका एक कॉलम के लिए, एंड एक और एट्रीब्यूट होता है आपका एट्रीब्यूट, ये हो गया, एंड इसका सम यहां पर कर लेंगे हम सम, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं क्यों यहाँ पर 2 बार एट्रीब्यूट लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा और एक आपका एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ए है, जब आपका ए प्रेजेंट है, और यहाँ पर सेकंड कॉलम क्या होगा आपका नॉट ए, नॉट ए मतलब जहां पर ए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहां पर ए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यह हो गया एक ए के लिए। इसी प्रकार से हम बी के लिए देखेंगे, एक बी के लिए हो गया यानी कि बी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड सेकेंड जो आपका हो जाएगा आपका नॉट बी यानी कि बी प्रेजेंट नहीं है, ठीक, ओके। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, सपोज ए प्रेजेंट है आपका, ए प्रेजेंट है यहां पर स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है। यहां पर नॉट ए प्रेजेंट, नॉट ए प्रेजेंट यानी कि यहां पर बी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे, ओके। इसी प्रकार से यहां पर नॉट बी और ए यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ओके, स्मॉल सी रहेगा। इसी प्रकार से नॉट ए नॉट बी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर स्मॉल डी को लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि हम एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, ए डैश, यहाँ पर बी डैश, यहाँ पर सी डैश और इधर डी डैश, इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब सम में क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ दोनों को हम सम करेंगे, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड सेकेंड रो के लिए सम कितना जाएगा, कैपिटल R2, ओके। इसी प्रकार से कॉलम में देखेंगे, फर्स्ट कॉलम के लिए आपका सम कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका सम आ जाएगा, ठीक है, C1 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के लिए सम, एंड सेकेंड कॉलम के लिए सम क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, ओके। तो यहां पर हम क्या लिए हैं, सिर्फ देखो कंडीशन तो आपका 2 है, ए एंड बी हम यहां पर लिए हैं, ठीक है, ए एंड बी यहां पर हम लिए हैं, ठीक है। ये क्या आपका एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी, ठीक है। तो ए के गुण के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर ए प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी बी प्रेजेंट नहीं है, ओके। अब सम देख रहे हैं तो रो, फर्स्ट रो का सम R1 लेते हैं, सेकेंड रो का सम R2 लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का सम C1 लेंगे, सेकेंड कॉलम का सम C2 ले लेंगे, ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे ए बी सी डी क्या है आपका, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड
ए डैश बी डैश सी डैश और एंड डी डैश, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस तरह से यदि हमको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अब यहां पर सवाल ये आता है कि ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखेंगे क्लियरली कि ए डैश किस कंडीशन में फाइंड होता है, बी डैश सी डैश एंड डी डैश किस कंडीशन में फाइंड होता है। ओके, तो देखिए यहां पर ए डैश के लिए सपोज हमको ए डैश का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ये हो गया ए डैश इक्वल टू, इसी तरह से बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 C1, ठीक है, सॉरी R1 C2 हो जाएगा यहाँ पर R1 C2 अपॉन कैपिटल N। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पर R1 क्योंकि ये फर्स्ट रो में था आपका, ठीक है ना, ए डैश बी डैश फर्स्ट रो में आता है एंड ए डैश बी डैश सेकंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दोनों में आता है। ओके, इसी तरह से हम सी डैश को देखना चाहें, सी डैश देखेंगे तो सी डैश कहां पर आता है आपका सेकंड रो में आता है। ठीक है, सेकंड रो में आता है और कहां पर आएगा वो, सेकंड कॉलम में आता है। ठीक, अपॉन एन हो गया। इसी तरह से डी डैश कहां पर आता है आपका, ये आएगा आपका सी डैश आपका आता है फर्स्ट कॉलम में। ओके, इसी तरह से डी डैश आपको सेकंड कॉलम में आता है, सेकंड रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है अपॉन एन। ठीक, तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, ए डैश हो गया, बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है ना, इस प्रकार से हम यहाँ पर रो एंड कॉलम बनाए थे। ठीक है, रो एंड कॉलम बनाए थे, ये क्या लिए थे, इसको R1 लिए थे, R2 लिए थे, C1 एंड C2 लिए थे। ठीक है, तो ए डैश कहां पर आ रहा है आपका, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसलिए R1 और C1। ठीक है, अपॉन एन तो सभी को कॉमन रहेगा। इसी प्रकार से बी डैश कहां पर आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गए। इसी प्रकार से सी डैश कहां पर आ रहा है आपका, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गए। इसी प्रकार से डी डैश कहां पर आ रहा है आपका, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक, इसलिए R2 अपॉन एन। ठीक है, इस तरह से हम ए डैश बी डैश सी डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इतना सब कुछ मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट में उसकी काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, ये देखो, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस प्रकार से काई स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म ले लेंगे a माइनस ए डैश होल स्क्वायर अपॉन ए डैश। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लस b माइनस बी डैश होल स्क्वायर अपॉन बी डैश प्लस c माइनस सी डैश होल स्क्वायर अपॉन सी डैश। ठीक है, प्लस d माइनस डी डैश होल स्क्वायर अपॉन
डी डैश। ठीक, तो इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। या इसके लिए एक और शॉर्टकट यदि हम इसको देखना चाहें, शॉर्टकट यदि हम इसको मेथड देखना चाहें, फॉर्मूला देखना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा आपका काई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू डी, ठीक है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी हो गया, अपॉन R1 इंटू R2 इंटू C1 इंटू C2। ठीक, ये आपका एक वैकल्पिक विधि होती है, ठीक है, एक आपका ऑप्शनल मेथड है, शॉर्टकट मेथड इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो इस प्रकार से आप काई स्क्वायर टेस्ट फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूला में पुट करने के बाद। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है, आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, तो उस कंडीशन में आप इसको सीधा सीधा डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको कॉमन रहेगा ही है, R1 R2 C1 C2 आपका रहेगा। इसी प्रकार से आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसको n से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ओके, इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, समझ आया यहां तक का? ओके, थैंक यू।